हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। तो स्वागत है आपका 6 सेमेस्टर के इस क्रैश कोर्स में। जैसा कि हमने मैनेजमेंट के पिछले 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन था, दूसरा मैनेजमेंट प्रोसेस था, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट था। इसमें हमने काफ़ी डिटेल में इनको डिस्कस किया है, साथ साथ इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैसे एग्जाम में लिखना, ये सभी चीज़ें क्लियर कर दी। आप लोग अभी तक नहीं देखें तो प्ले चेक कीजिए मैनेजमेंट सेक्शन में जाके, या डिप्लोमा 6 सेमेस्टर का एक प्ले लिस्ट होगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मैनेजमेंट मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनसे मेरे जैसा इजी लैंग्वेज वाला नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई टीचर, ना कोई भी इंस्टीट्यूट देगा। तो ये क्रैश कोर्स है, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ और मेरे पास भी समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मैं आप लोग एज ए क्रैश कोर्स की तरह पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ। इससे पहले मैंने 5th सेमेस्टर में भी आपको क्रैश कोर्स करवाया था, तो ये 6 सेमेस्टर का है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से अगर एक भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी एसबीटी पूछे या कोई भी बोर्ड पूछे तो आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, आंसर नहीं लिखने बताता, तो आप अगर आप क्वेश्चन फॉर्म करना समझ जाइएगा या जो एसबीटी क्वेश्चन फॉर्म करते हैं उसके पैटर्न को आप पकड़ लीजिएगा और कहाँ से वो क्वेश्चन देते हैं, किस तरह से देते हैं, तो आप आंसर सही तरीके से लिख सकते हैं। और मेरा जो नोट्स है वो क्वेश्चन आंसर वाला नोट्स है, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन दिया गया और उसका सटीक आंसर दिया गया कि इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। साथ ही साथ जैसे ही मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसका एमसीक्यू और कुछ एमसीक्यू मैंने कराया है, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ ही साथ कैसे लिखना है, कैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस समय कैसे डील करना, तो ये जो ना लास्ट यूनिट के बाद करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो इसमें टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेट में कि पर्सनल मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग के बारे में देखने वाले हैं। दूसरा एचआर प्लानिंग क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस, किस तरह से रिक्रूटमेंट किया जाता है, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिक्रूटमेंट करती है। नेक्स्ट वन है कि ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, कि फिर मेस्लो थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट वन है सेफ्टी मैनेजमेंट में जो फैक्ट्री एक्ट है, ईएसआई एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, तो ये सभी चीज़ें देखने वाले। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, हो सके वीडियो आधे घंटा का हो जाए, लेकिन आप अगर इस वीडियो को डबल स्पीड में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के फीचर का यूज करें, अगर आपको स्लो मोड में देखना है तो आप स्लो मोड का यूज करें। चलिए, तो वीडियो का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एचआरएम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसी को पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोले या पर्सनल मैनेजमेंट बोले, इस दोनों वर्ड का मतलब एक ही होता है। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ह्यूमन या फिर पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड है पर्सनल, यानी इसमें हम आदमियों का मैनेजमेंट करेंगे, जो ह्यूमन है उनका मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह से ह्यूमन वर्क करेंगे, किस तरह से उनके रिक्रूटमेंट करेंगे, किस तरह से उनके स्टाफिंग करेंगे, ये सभी चीजें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखने वाले हैं। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट था, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे फॉर्म होता है सर, उससे भी पहले मैंने मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में आपको बताया था। क्वेश्चन दूसरा भी ऐसे पूछा जा सकता है कि आप एचआर प्लानिंग के बारे में क्या जानते हैं और उसके मेन फंक्शन क्या है। यही 2 टाइप के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से फॉर्म किए जा सकते हैं जनरली, और जनरली यही क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप 100% याद रखिएगा। मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, यानी कि इस यूनिट को खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आए कैसे आपको लिखना है। फिलहाल तो आपको मैं डीप स्टडी के थ्रू या डीप कॉन्सेप्ट के थ्रू ये वीडियो क्लियर करवा रहा हूँ। देखिए, आपको हमेशा फर्स्ट यूनिट का जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है उनको आपको याद रखना। अगर मान लीजिए एचआर मैनेजमेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको उतना थोड़ा बहुत लिखना ही लिखना है। तो आइए देख लेते हैं पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी जो वर्क करते हैं किसी भी कंपनी में, आर कॉल्ड पर्सनल मैनेजमेंट। यानी कि एम्प्लॉय को अगर मतलब एक प्लानिंग होता है, मतलब ये प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं और उस प्लान जो भी कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंपनसेशन देते हैं, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं। यानी कि सिंपल आप समझिए ना कि पर्सनल मैनेजमेंट का काम होता है एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना, यानी कि कितने एम्प्लॉय हमें चाहिए और उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से उनको डायरेक्ट करना है कंपनी में, यानी जैसे वर्कर हैं तो उसको किस तरह से डायरेक्शन देना है, किस तरह से उसको कंपनसेट करना है, किस तरह से उनको इंटीग्रेशन देना है और किस तरह से उसका मेंटेनेंस करना है, यही होता है पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि पर्सन से रिलेटेड है पर्सनल मैनेजमेंट, यानी इसमें हम पर्सन को मैनेजमेंट करेंगे, पर्सन का मैनेजमेंट करेंगे। अब दूसरा डिफिनेशन अगर आप और देना चाहें तो दे सकते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट इज दैट पार्ट व्हिच इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक,
अब देखिए फंक्शन क्या क्या होते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट के दो फंक्शन होता है। पहला होता है मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि मैनेजर ये करेगा। दूसरा होगा ऑपरेटिव फंक्शन। तो मैनेजर जो करेगा उसको हम बोलेंगे मैनेजरियल फंक्शन। पहला होगा मैनेजर क्या काम करेगा, प्लानिंग करेगा कि कितने आदमी की उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जरूरत है। फिर उसके बाद उस हिसाब से वो अपने जो मटेरियल या जो भी उनके व्यवस्था है उनको ऑर्गेनाइज करेगा। तीसरा करेगा डायरेक्टिंग करेगा। चौथा कोऑर्डिनेटिंग करेगा। पांचवा कंट्रोलिंग करेगा। ये सभी हमने आपको ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में आपको बता दिया। अभी आप नहीं जानते तो उस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। अब दूसरा होता है ऑपरेटिव फंक्शन क्या होता है। तो इसका मतलब प्रिक्रूटमेंट होता है। फिर मान लीजिए प्रिक्रूटमेंट का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट करना है एम्प्लॉय का। उसके बाद उसको ट्रेनिंग करेंगे, उसके इन स्किल को डेवलप करेंगे, फिर उसको कंपनसेशन देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसका मेंटेनेंस करेंगे और उसके बाद उसका फीडबैक लेंगे। तो ये है फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। ये जनरली पूछे जाते हैं, तो आप इसे 5 स्टार लेके चलिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट में क्या फर्क है। जनरली दोनों एक ही वर्ड है, स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें फर्क है। तो ये आपको डिफरेंस कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए स्टाफिंग जो है सिंपली आप समझिए कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मान लीजिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जैसे कि आप देखते होंगे कुछ जो जॉब होते हैं सिविल के डिप्लोमा में, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब होती है। या फिर आपके जो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में जो लेक्चरर सब हैं, वो गेस्ट लेक्चरर हैं, वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट पे है, 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है। तो इसको बोलते हैं स्टाफिंग। यानी कि हम मान लीजिए, चलिए डिफिनेशन दे देते हैं। डिफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ हायरिंग, हायरिंग माने लाना, मतलब उस रिक्रूटमेंट करना, ऑफ द एम्प्लॉय बाय इवैल्यूएटिंग देयर स्किल, उसमें जो स्किल है, जो उनका नॉलेज, यानी कि आप सोच लीजिए ना कि उनका जो टेस्ट लेंगे और इंटरव्यू ले लेके जो हम हायरिंग करेंगे शॉर्ट टाइम के लिए, वही होता है अपना स्टाफिंग। लेकिन रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप उनको लंबे समय और लाइफ टाइम सिक्योरिटी के साथ उनको आप जॉब दे रहे हैं, यानी कि रिक्रूटमेंट करें। तो रिक्रूटमेंट का सिंपल से मतलब होता है, रिक्रूटमेंट जो होता है फुल टाइम जॉब होता है और स्टाफिंग जो होता है परमानेंट नहीं जॉब होता है, ये शॉर्ट टाइम और टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होता है। रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकलता है जनरली, जो आप आगे देखने वाले हैं। स्टाफिंग जनरली इंटरनल होते हैं या बस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होते हैं, और सभी चीजें इसमें लिखी गई हैं, तो जो आप देख सकते हैं स्टाफिंग, लेकिन ये काफी फास्टर होता है एज कम्पेयर टू रिक्रूटमेंट एजेंसी के। ठीक, रिक्रूटमेंट में काफी ज्यादा प्रोसेस होता है, पेपर वर्क वगैरह होता है, लेकिन जो स्टाफिंग में होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट वन क्या होता है और उसके क्या मेन फंक्शन है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आप नाम से स्पष्ट कुछ तो लिख सकते हैं भैया कि ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। मानव ये क्या है, संसाधन है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह में। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन, यानी कि पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कितना जरूरत है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसका मेंटेनेंस करना है, किस तरह से उसको चलाना है, यही सब जो प्लानिंग करेंगे वही होगा अपना एचआर प्लानिंग। ये जनरल एचआर करते हैं। आपका जो जनरली इंटरव्यू होता है तो वो आपका एचआर लेता है। पहले आपका टेस्ट लेगा, देन इंटरव्यू लेता है, और देन आपका ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, देन फाइनल मेरिट लिस्ट सब बनता है। तो वो होता है एचआर प्लानिंग के अंतर्गत। तो वही सब चीज़ यहाँ लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स, अभी कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और फ्यूचर में कितनी जरूरत होंगे, ये सभी जो प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने की, यही होता है एचआर प्लानिंग। आई होप आप समझे होंगे। ये देखिए क्वेश्चन 2019 में एसबीटी के पूछे गए हैं। नेक्स्ट वन, इसको आप और अच्छे से समझा सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम ये देखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करता है, एक सुनिश्चित करता है कि इट हैज राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीटिंग दोज टास्क वी विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एचआर प्लानिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है कि हमारे पास अभी राइट एम्प्लॉय है, मतलब राइट नंबर में एम्प्लॉय है, और वो मेरे गोल को अचीव करने के लिए इफिशिएंट है कम समय में। तो यही होता है। नेक्स्ट वन, स्टेप ऑफ एचआर प्लानिंग क्या है। तो पहला काम होता है, अब देखिए कोई भी प्लानिंग करने से पहले आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि ये गोल है हमारा, ऑब्जेक्टिव का मीन्स गोल, कि हमें ये करना है। मान लीजिए इस बार प्रोडक्शन में हमको ज़्यादा लाना है, इस बार मार्केट में यहाँ ये चीज़ ज़्यादा बेचना है, तो यही सब चीज़ें होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो इस बार ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना, तो ये आपका क्या है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है। देखिए पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए एचआर को। दूसरा है उसके बाद लिस्ट बनाना चाहिए कि कितने करंट मैन पावर है, मतलब हम उसकी कंपनी या हमारे, अगर मान लीजिए हम एचआर है तो हमारे कंपनी में कितने वर्कर अभी मेनली करंटली में वर्क कर रहे हैं। तो उसके बाद करेंगे फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, और उसके बाद पूर्वानुमान लगाएंगे कि फ्यूचर में हमें कितने डिमांड यानी कि एम्प्लॉय की जरूरत है, और ये सभी। देन हम उसके बाद रिक्वायरमेंट करेंगे। मान लीजिए अगर हम 2000 का जरूरत है, जैसे रेलवे में वैकेंसी आती है, तो रेलवे का अगर पहले क्या करता है, प्लानिंग करता है, फिर उसके बाद देखता है कि रेलवे में कितने अभी करंट में कर्मचारी हैं, फिर देखते हैं कि वो उनको कितने नीड है। मान लीजिए 20,000 नीड है तो वो एडवर्टाइज देंगे 20,000 का। फिर उसके बाद उसमें से स्क्रूटनी होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट सब बनेगा, तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर उसका मॉनिटरिंग किया जाता है, फिर कंट्रोलिंग फीडबैक। तो ये सभी क्या है, एक एचआर प्लानिंग का
काम होता है। अब देखते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए रिक्रूटमेंट नाम से ही स्पष्ट है कि यानी कि हायर करना। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मतलब खोजना, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइंडिंग करते हैं और हायरिंग करते हैं, खोजना और उसको अपने कंपनी में लेते हैं बेस्ट एंड मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, और बढ़िया और सबसे बढ़िया आप बोल सकते हैं कि कैंडिडेट को हम जॉब को के लिए हायर करते हैं। इसके लिए आप उनके टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, मेडिकल सेटअप वगैरह लेते हैं, जो कि आपको आगे मैं बताऊंगा। अब देखते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जनरली दो टाइप के सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, पहला इंटरनल हायरिंग, दूसरा होता है एक्सटर्नल हायरिंग। अगर कंपनी के अंदर ही रिक्रूटमेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं इंटरनल हायरिंग, और कंपनी के बाहर से अगर जो रिक्रूटमेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल हायरिंग। जैसे देखिए इंटरनल हायरिंग में क्या होता है कि जो वैकेंट सीट होता है उसको या तो परमिशन के थ्रू भर दिया जाता है या उसी को री हायरिंग कर दिया जाता है, और या फिर मान लीजिएगा हम मान लीजिए IOCL में वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए मैनेजर के पद पे है, तो इंटरनल हायरिंग के थ्रू मैं अपने भाई को या अपने जो रिलेटिव है उनको ले सकता हूँ। तो ये होता है इंटरनल हायरिंग, बिना एडवर्टाइजमेंट दिए ही जो भी वैकेंट पोस्ट है उनको फिलअप कर देना, ठीक है। और इस मेथड में क्या होता है कि लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर डिफरेंस पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैनेजर को ये पता रहता है कि जो एम्प्लॉय है उनके क्या टैलेंट है, क्या एबिलिटी है और किस तरह से वो फ्यूचर में वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है ना एक मोटिवेशन और लॉयल्टी का भावना जगता है और दूसरे एम्प्लॉय के बीच में। अब बात करें एक्सटर्नल सोर्स में, तो यहाँ क्या होता है कि इस मेथड में जो वैकेंसी निकलती है उसका एडवर्टाइजमेंट करवाया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर में करवाएगा या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसे कि सरकारी रिजल्ट.com होता है, नौकरी रिजल्ट.com होता है, हायर पर होता है, ये सब क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। ये आपके कैंपस सिलेक्शन के थ्रू क्या होते हैं, जो कॉलेज में जा जाकर कैंपस सिलेक्शन के थ्रू ये रिक्रूटमेंट करते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि आउटसाइड कंपनी होता है, मतलब आउटसाइड रिक्रूटमेंट करते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है, फिर टेस्ट लेना पड़ता है। जैसे कि अभी रेलवे NTPC और ग्रुप डी का एग्जाम फिलहाल चल रहा है, तो देखिए कितना समय लग रहा है, ठीक है। अगर इंटरनल हायरिंग होता तभी तक हो जाता है। इंटरनल हायरिंग मतलब जैसे कि GD होता है, उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। मान लीजिए अगर कोई ग्रुप डी किया हुआ है और डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर टेक्नीशियन बन जाता है, फिर वो रेलवे जी, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये से भी बनते रहते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देके। तो आइए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए आप ही HR और रिक्रूटमेंट करवाइएगा तो पहले क्या कीजिएगा कि जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आपको कितनी एम्प्लॉय की जरूरत है, यानी कितने वर्कर की जरूरत है, ठीक है। दूसरी बात आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है, यानी उस वैकेंसी का इतना वैकेंसी मान ले हमें जरूरत है 200, तो उसका वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट देना है पेपर में या फिर वेबसाइट वगैरह पे। तीसरा आपको स्क्रूटनी करना है एप्लीकेशन का। मान लीजिए 200 आपने वैकेंसी जारी किया लेकिन 2 लाख आदमी भरा, तो उसमें जो भी बहुत सारे को स्क्रूटनी करना है, छांटना है। देन आपको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेना है, ठीक है। टेस्ट के बाद भी आपको छठैया होता है, जैसे कि आप रियल लाइफ में देख रहे हैं, जैसे रेलवे वगैरह SSC सबका एग्जाम होता है वो आप देखिए। फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर आप इंटरव्यू के बाद आप मेडिकल टेस्ट लीजिए और फाइनल सिलेक्शन दीजिए ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद। तो ये है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब देखिए ट्रेनिंग क्या होता है, जब रिक्रूटमेंट हो जाता है तो उस बंदे को मान लीजिए आप ही का रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो आपका ट्रेनिंग करवाया जाता है विदिन 1 ईयर या 1 मंथ या 6 मंथ जनरली होते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का ट्रेनिंग है। देखिए ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब होता है आपके जो स्किल है, जैसे मान लीजिए एप्टीट्यूड स्किल है या टेक्निकल स्किल है या एबिलिटी है, एम्प्लॉय कम्युनिकेशन स्किल है, इनको इंप्रूव करना। ट्रेनिंग का सिंपल से यही मतलब है। ट्रेनिंग का फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, तो जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क दे सकते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं T फॉर टैलेंट, R एनफोर्समेंट, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, नोवेलिटी, इंटेंसिटी, न्यूट्रिलिटी और ग्रिप, ठीक है। तो ये सभी आप देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो वर्क कल्चर होता है कंपनी का वो उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ट्रेनिंग में, और न्यू टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस करवाया। मान लीजिए कोई मशीन है, लेथ मशीन है, तो उसके बारे में जो मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको लेथ मशीन के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे किस तरह से चलाना है। और साथ साथ किस तरह से प्रोडक्टिविटी, इन ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है क्योंकि अनट्रेंड वर्कर जो है कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और अगर ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो एक्सीडेंट यानी कि होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है फैक्ट्री वगैरह में। ट्रेनिंग दो टाइप के होते हैं, एक इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, दूसरा होता है स्किल ट्रेनिंग। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंडक्शन ट्रेनिंग, व्हेयर यू शुड बी फील्ड, क्यों जरूरत होता है। इंडक्शन ट्रेनिंग देखिए ये वो ट्रेनिंग होता है जिसमें एम्प्लॉय को रूल रेगुलेशन कंपनी के क्या होते हैं वो सभी दिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उस कंपनी में सेटल डाउन हो सके और अपने जॉब जो है उनमें जो भी उनको वर्क दिया गया जॉब प्रोफाइल उसमें वो वर्क कर सके, ठीक है। ये सब जो आता है ये सब आता है आपका अंडर जॉब, यानी कि आप जॉब करते हुए ये ट्रेनिंग दी जाती है इंडक्शन ट्रेनिंग। एक होता है स्किल इन्हांसमेंट ट्रेनिंग जो पर्सनली उनको दिया जाता है, जैसे इन दिस ट्रेनिंग द न्यू एम्प्लॉय टू इनहांस देयर प्रेजेंट स्किल ऑफ ए वर्क रिड्यूस द चांस। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग आल्सो कम्स अंडर ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये ना ऑन जॉब ट्रेनिंग में दिया जाता है, आप जॉब करते हुए ये आपको दिया जाता है। इसमें आपको कोचिंग क्लास करवाना पड़ता है, जॉब रोटेशन, इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये सभी चीज़ें से आप स्किल इनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो है मोटिवेशन। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज मोटिवेशन और कितने टाइप के मोटिवेशन है और क्यों मोटिवेशन रिक्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में। तो ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है। तो जैसा कि आप मोटिवेशन का डेफिनेशन हिंदी में भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मोटिवेशन एक इंस्पायरेशन प्रोसेस होता है, किसी को इंस्पायरेशन करना। जैसे कि आप देख सकते हैं विवेक बिंद्रा सर जो होते हैं या हिमेश मदन है या फिर आप संदीप महेश्वरी सर को जानते हो, तो ये सभी क्या मोटिवेशनल है, स्पीकर है जो कि मोटिवेशन करते हैं, यानी कि हम लोगों को इंस्पायरेशन करते हैं एक एनर्जी मेंबर में, यानी कि वो जो भी पीपल होते हैं उसमें जनरेट करते हैं ताकि वो कोई भी गोल को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म कर सके।
तो मोटिवेशन को आपको सिंपली डिफिनेशन दे देना है। दूसरा इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दे दीजिएगा, ठीक है। और तीसरा आप देखिए आपसे जो टाइप पूछा जाएगा तो जनरली आप 2 टाइप का दीजिए, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, दूसरा एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो और जो मोटिवेशन पावर होता है वो ओरिजिनेट होता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, जो आपके शरीर के यानी कि आपकी बॉडी के भीतर से जो मोटिवेशन जनरेट होता है वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे मान लीजिए आपको राइटिंग लिखने का राइटिंग नहीं, आपको पोएट लिखने का शौक है, या आप अगर क्रिकेट खेलने का शौक है तो आप क्रिकेट विदाउट विशिंग मनी यानी कि रिवार्ड, आपको बिना रिवार्ड चाहिए या मनी चाहिए इसके बिना भी आप क्रिकेट खेलेंगे, या आप मान लीजिए जो पोएट लिखना चाहते हैं वो लिखिएगा, ठीक है। यही सभी चीज़ें दिया गया। अगर मान लीजिए आपका वेबसाइट बनाने का शौक है तो आप वेबसाइट बिना किसी के पैसे लिए यानी कि क्या बिना रिवार्ड के बारे में सोचे हुए आप कीजिएगा। जबकि एक्सट्रिंसिक वो मोटिवेशन होता है जो कि आउटसाइड द ह्यूमन, जो कि ह्यूमन बॉडी मतलब उसके बाहर से ओरिजिनेट होता है। जैसे बोनस, कंपनी में अगर आपको बोनस मिलेगा तो एक मोटिवेशन है, प्रमोशन मिला तो ये मोटिवेशन है, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं। मान लीजिएगा अगर आप बुक लिखते हैं तो वो, अगर आप बुक लिखने का शौक है आपको तो वो हुआ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर से जो मोटिवेशन पावर जनरेट होती है। लेकिन आप बुक लिख रहे हैं बेचने के पर्पज से और अर्निंग करने के पर्पज से तो वो हो जाएगा आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है मैस्लो साहब का थ्योरी। जनरली ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैस्लो साहब कौन थे। द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द अब्राहम मैस्लो इन 1943 इन हिज पेपर ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दिया, तो मैस्लो आपको मानना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, मैस्लो का कहना था कि सभी आदमी जो भी पीपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, वो अपने नीड को फुलफिल करने के लिए वर्क करते हैं। अगर उनका नीड फुलफिल होते जाता है तो वो अगले नीड के लिए फिर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो यही चीज इनका कहना था। इसी के आधार पे इन्होंने एक हायरार्ची बनाया, मतलब इस तरह का एक चार्ट बनाया ट्रायंगल शेप में। उनको ये कहा गया मैस्लो नीड्स थ्योरी या मोटिवेशन थ्योरी। तो इसमें पहला जो है, अब लोअर, इसको 3 को लोअर लेवल नीड कहते हैं, जो कि जनरली आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। पहला जिसमें है कि साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा है सेफ्टी नीड, चौथा है, तीसरा है अपना सोशल नीड, ठीक है, सामाजिक आवश्यकता है, दूसरा सुरक्षा आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता है। और ये 2 जो नीड है वो हायर लेवल नीड, जिसमें कि आप आत्म प्राप्ति की आवश्यकता होता है और स्टीम नीड्स होता है, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जो नीड होता है वो है साइकोलॉजिकल नीड। इसमें देखिए जनरली आपको इस नीड्स का सिंपल मतलब ये लोवेस्ट ऑर्डर का नीड होता है, जिसमें कि जनरली आपको जो भी एम्प्लॉय है उनको कपड़े और रहने के लिए घर, एयर, वाटर और वर्किंग करने के बाद रेस्ट करने का कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, सैलरी अच्छे से देना चाहिए ताकि उसका जो लाइफ है वो सस्टेंट हो सके। दूसरा है सेफ्टी नीड्स। एक नीड पूरा हो जाता है तो दूसरा नीड पूरा करने के लिए वो फिर वर्क करेंगे। तो इसमें आप उनको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट और धमकी वगैरह से आप उनको फ्रीडम कर सकते हैं। तो ये उसका सेफ्टी नीड हो जाता है। नेक्स्ट वन होता है सोशल नीड। अगर कोई भी वर्कर एम्प्लॉय इन दोनों नीड को कंप्लीट करने के बाद उनको एक कहा जाता है सोशल नीड, यानी कि वो टीम वर्क की तरह काम करे, एक दूसरे में किससे रिलेशन में रहे, उनके जो बिलोंगिंग्स का अपनापन जैसा व्यवहार करे कंपनी या फिर मैनेजर या जो भी वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। फिर होता है स्टीम नीड, जो जनरली फुलफिल नहीं होते, ये काफ़ी हायर ऑर्डर नीड होते हैं, जिसमें कि जो वो एम्प्लॉय है उनको चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, अटेंशन और रेपुटेशन, ये सभी चीज़ चाहिए नीड में। और लास्ट जो नीड होता है जनरली वो नहीं पूरा तो वो जो CEO होता है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सभी इसमें आते हैं, उनको ये सभी पूरे होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सभी बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और देखिए लीडरशिप क्या होता है। ये एक लीडरशिप, जैसे कि मान लीजिए अभी कन्हैया कुमार है तो ये क्या है, लीडर है। मान लीजिए छात्र संघ नेता के, तो ये लीडरशिप एक पावर होता है। मान लीजिए कि लालू जी के पास लीडरशिप पावर है, जो कि बहुत सारे जनता को उनके अपने पीछे लेके जा सकते हैं। और जैसे मोदी जी हैं तो ये सभी में लीडरशिप पावर है। तो लीडरशिप का मतलब सिंपल हुआ कि आप अपने विचारों से दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना, यानी अपनी ओर खींचना, बस यही हुआ। और बाकी आप लीडर क्या हो सकता है कि हु लीड्स द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों को जो एक लीड करता है, जो उनके आगे चलते हैं, वही होते हैं लीडरशिप। हम पूछ सकता है कि गुड लीडरशिप के क्या एग्जांपल है या क्या कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। तो ये जनरली पूछे जाते थे, आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाएंगे। पहला है कि जो भी गुड लीडरशिप है उनमें सेल्फ इंप्रूवमेंट करने की जो नीड है वो होनी चाहिए, और साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो उसमें क्षमता होनी चाहिए, और मेक क्लियर एंड टाइमली साउंड डिसीजन होना चाहिए, और क्लियर एंड टाइमली डिसीजन होना चाहिए। और बी नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं इसको, सेफ्टी मैनेजमेंट। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सेफ्टी मैनेजमेंट बोला गया है। तो यानी कि मैनेजमेंट में जिसमें जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने का जो मैनेजमेंट हम करेंगे वही होगा सेफ्टी मैनेजमेंट। ये सेफ्टी मैनेजमेंट इज ए सिस्टम इन मैनेजमेंट व्हिच इज डिजाइन टू मैनेज द सेफ्टी एलिमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। जो वर्क प्लेस पर है सेफ्टी का जो ध्यान रखेंगे वही होगा सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए जनरली जो कंपनी में या फैक्ट्री में जो एक्सीडेंट होते हैं जनरली 5 रीजन की वजह से होते हैं। पहला होता है वर्कर के कारण। अगर मान लीजिए जो वर्क हो रहा है उस वर्कर के पास पुअर नॉलेज है उस वर्क के बारे में, तो एक्सीडेंट होगा। दूसरा आप नॉट फ्लोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर जो भी उनके रूल रेगुलेशन दिए गए हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अगर उसको वर्कर फॉलो नहीं करते हैं तब एक्सीडेंट होगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर कम रहेगा। फिर एग्जांपल मान लीजिए
बात करते हुए अगर वो काम कर रहे हैं तब एक्सीडेंट होगा, अगर शॉर्टकट लेगा तो भी एक्सीडेंट होगा, ठीक है। और कंपटीशन जो अपने कलीग्स के साथ करेंगे कि मैं जल्दी करूँगा, इस चक्कर में भी एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट के कारण भी एक्सीडेंट होगा। पहला होगा लैक ऑफ ट्रेनिंग टू वर्कर को अगर कम ट्रेनिंग दिया जाएगा, कम, तो उस वजह से भी एक्सीडेंट होगा। दूसरा होगा मोर वर्कलोड, एक ही वर्कर पे ज़्यादा लोड होगा, उस वजह से भी होगा, प्रेशर की वजह से। लैक मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बैड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट, जो भी प्लांट है उनको बैड कंस्ट्रक्शन होगा तो भी होगा। मान लीजिए कहीं ग्रीस फेंका हुआ, कहीं ऑयल है, तो पिछड़ने से या फिसलने से भी आदमी की मौत हो सकती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट में नेचुरल डिजास्टर भी होता है, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, हैवी रेन हो गया, तो भी क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों का जो मैनेजमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट। जैसे कि वर्किंग प्लेस के कारण भी एक्सीडेंट होते हैं प्रॉपर रूप से, जैसे ऑयली एंड ग्रीजी फ्लोर होगा तो होगा, इम्प्रॉपर सही तरीके से वायरिंग वगैरह नहीं की होगी, पानी का रिसाव होगा या गैस का रिसाव होगा, जैसे गैस रिसाव आप देखो भोपाल गैस त्रासदी, तो ये सभी क्या है, वर्किंग प्लेस के कारण हो रहा है। अब देखिए प्रिकॉशन क्या होगा, सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होगा, तो पहला होगा कि यूज सेफ वर्किंग मेथड। दूसरा होगा कि राइट पीपल डूइंग राइट वर्क, सही आदमी को सही काम देना चाहिए। नेक्स्ट वन है कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड वर्किंग, जो भी आपके टर्म एंड कंडीशन और सेफ्टी रूल एंड टूल्स प्रोवाइड किए गए आप उनका यूज कीजिए। तो यही था सेफ्टी प्रिकॉशन, और बाकी आप पढ़ सकते हैं। इसी में आपका आता है फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है। इनको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये कब पास हुआ, तो 1948 में पास हुआ। इसका सिंपल सा मतलब होता है, इसमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है कुछ चिल्ड्रेन की प्रोटेक्शन के लिए, साथ साथ वेलफेयर वगैरह के लिए, जो वर्कर उस कंपनी में काम करते हैं तो उनके लिए एक फैक्ट्री एक्ट बनाया गया ताकि उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके। और भी बाकी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ तो आप लिख दीजिएगा। जो एडल्ट किसको बोलते हैं, एडल्ट वो होता है जो 18 पार कर लेता है, जो 15 से कम होता है उसको चाइल्ड बोलते हैं। कैलेंडर आप बाकी सब जान रहे हैं, वीक सभी जान रहे हैं। पावर क्या होता है, जो मशीन होता है जो पावर जनरेट करता है, ठीक है। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए, क्या क्या व्यवस्था की गई है, तो पहला है हेल्थ की व्यवस्था होनी चाहिए। पहला ड्रिंक, पीने के लिए पानी होना चाहिए। जो वर्कर वर्क कर रहे हैं आपके कंपनी में उसके लिए पीने के पानी, टॉयलेट, लाइटनिंग, क्लीननेस और वेंटिलेशन, ये सभी चीज़ें अच्छे तरीके होनी चाहिए। दूसरा जो प्रोविजन है मानी व्यवस्था जो है वो सेफ्टी का व्यवस्था है कि फिनिशिंग ऑफ मशीनरी, मान लीजिए जो भी रोटेटिंग मशीन है उसका फिनिशिंग होना चाहिए, यानी कि कवर से ढका हुआ रहना चाहिए ताकि कोई भी एक्सीडेंट घट ना सके, हो ना सके। डोंट अलाउ द अनट्रेंड, और किसी तरह का जो अनट्रेंड वर्कर है उसको आपको इस तरह की मशीन पे वर्क नहीं करने देना चाहिए। साथ ही साथ जो लूज फिटिंग कपड़े जो पहनते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जो भी महिला है उनसे को अवॉइड करना चाहिए साड़ी पहनने से। साड़ी क्या होती है कि मशीन, रोटेटिंग मशीन में फंस जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। और ओवरलोड भी, साथ साथ वेलफेयर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कैंटीन वगैरह होना चाहिए, सिटिंग फैसिलिटी, वॉशिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड के अप्लायंस, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ा बहुत तुरंत फर्स्ट एड होना चाहिए। फिर रिगार्डिंग वर्किंग आवर, कितना देर काम करना चाहिए, इसके लिए भी प्रोविजन दिया गया है फैक्ट्री एक्ट में। उसके बाद ESI एक्ट होता है जिसको हम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बोलते हैं। इंश्योरेंस से नाम ही स्पष्ट है कि इसमें क्या होता है कि जो भी मान लीजिए बीमारी हो गया, किसको मैटरनिटी होता है, मतलब डिलीवरी हुआ किसी भी औरत को, या इंजरी हुआ, ड्यूटी हुआ, या ड्यूटी के दौरान डेथ हो गया, ये सभी चीज़ें के समय में एक ESI एक्ट लागू किया गया है गवर्नमेंट के जरिए, ताकि उनको एक कंपनसेशन दिया जाए। कहीं भी मान लीजिए एक्सीडेंट हो तो उनके फैमिली को 5 लाख 2 लाख या कुछ कंपनसेशन दिया जा सके ताकि वो फ्यूचर में जी सके अपने लाइफ को, ठीक है। और इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट्स भी होते हैं, दोनों सिमिलर ही होते हैं, लेकिन अगर ये जहाँ लगते हैं वहाँ ESI नहीं लगते। और जहाँ ESI का मान लीजिए एक आदमी है अगर ESI का लाभ लेना चाहता है और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का लाभ लेना चाहता है तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। एक साथ आपको कोई एक ही लेना पड़ेगा। अगर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो आप ESI से नहीं ले सकते, और अगर ESI से ले रहे हैं तो आप WCA से नहीं ले सकते। ये था अपना कंपनसेशन एक्ट। और भी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट वन जो है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, वाद विवाद। आपने देखा होगा जो फिल्म वगैरह में जो स्ट्राइक होता है कंपनी में, तो उसी को सेटल डाउन करने के लिए हमें एक सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बनाया था, जिसमें कि इंडस्ट्रियल में जो डिस्प्यूट होते हैं, जो झगड़े वगैरह होते हैं, जो स्ट्राइक होते हैं, जो तालाबंदी होते हैं, उन सभी को ख़त्म करता है। काउज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसका क्या रीजन है, तो ये सभी है डिमांड द हायर वेज ऑफ पेमेंट, डिमांड द बेटर वर्किंग कंडीशन, ये सभी के कारण जो है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को लागू किया गया। तो फीचर क्या क्या सभी चीज़ें ये आप देख सकते हैं। इसमें प्रोविजन क्या करना चाहिए, डिसमिसल ऑफ वर्कर, सस्पेंस ऑफ वर्कर, लॉकआउट, रिटर्नेंस, सेटल डाउन, स्ट्राइक, ये सभी चीज़ें होते हैं इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे।
और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा। साथ ही साथ माइक्रो प्रोसेसर का ही जल्दी स्टार्ट होने वाला और भी चीज़ जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब भी स्टार्ट होगा। बस आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि एक मोटिवेशन मिले। जैसे कि मैंने आपको मोटिवेशन थ्योरी पढ़ाया था, तो मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। कम व्यू आता है तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि एक मोटिवेशन मिले। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी प्रॉफिट मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।